गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। कल हम लोगों ने देखा इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शक के बारे में, सातवाहनों के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। चीन में महादीवार बनने के बाद उन्होंने अपने पड़ोसी कबीले यूची को पश्चिम की ओर खदेड़ा। कुषाण इसी यूची कबीले की एक शाखा थी। कुषाण जो वंश या कुषाण जो शाखा वंश आया वो यूची कबीले की एक शाखा थी। यूची कबीले के बारे में बता दूँ कि यूची कबीले को शकों ने अपने जगह से खदेड़ा था और वो लोग दूसरी जगह आकर बस गए थे और वो वहाँ से अब हुणों ने उन्हें खदेड़ दिया। यानी पहले शक जाति को यूची कबीले वालों ने खदेड़ा और उसके बाद हुण जाति ने यूची कबीले वालों को खदेड़ा और कुषाण वंश कुषाण लोग इसी जाति से संबंधित थे। चीन में महादीवार जो बनी उसके बाद में हुण जाति, चूँकि हुण जाति से के लोगों से रक्षा करने के लिए चीन में महादीवार बनाई गई, क्योंकि ये बहुत बर्बर जाति थी तो और खानाबदोश जाति थी, तो इससे रक्षा करने के लिए चीन की महादीवार बने। जब ये महादीवार बन गई तो वो चीन में प्रवेश नहीं कर पाए, तो उन्होंने पड़ोसी कबीले पर कब्जा कर लिया, यूची कबीले पर, और उन्हें पश्चिम की ओर खदेड़ा, यानी भारत की तरफ खदेड़ दिया। तो भारत में कुजुल कडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की, जो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहे। यानी सबसे पहले अगर कुषाण वंश की स्थापना का श्रेय देखा जाए तो कुजुल कडफिसस को जाता है। उसके बाद में शैव मतावलंबी विम कडफिसस 65 से 78 ईस्वी के शासक बने। यानी विम कडफिसस जो थे वो इसके शासक बने। तो इसके बाद में जो ये शैव मतावलंबी थे, यानी कि शिव के भक्त थे, शिव के पुजारी थे। कुषाण वंश का महानतम शासक जिसने कुषाण वंश को अमर कर दिया, इतिहास में अमर कर दिया, उसका नाम कनिष्क था। कनिष्क ने चीन को भी जीत लिया था। कनिष्क इतना पराक्रमी था कि उसने चीन को भी जीत लिया था। चीन से 2 राजकुमार भारत आए जिन्होंने भारत में नाशपाती और एवं आड़ू की खेती आरंभ की। यानी कि अच्छी जो नाशपाती हम लोग खाते हैं और आड़ू जो खाते हैं वो भारत की उपज नहीं है, वो चीन से आई थी और चीन के लोगों ने यहाँ शुरुआत की थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। उसके द्वारा किए जाने वाले युद्धों से तंग आकर उसके ही सेनापतियों ने उसको मार गिराया। इस तरह का वर्णन जो है बौद्ध साहित्य में मिलता है कि कनिष्क के द्वारा किए जाने वाले युद्धों से तंग आकर उसके सेनापतियों ने उसे मार डाला। ये बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का अंत योद्धयों द्वारा किया गया। योद्धयों का अंत योद्धयों का अंत करके गुप्त वंश को स्थापित किया गया। तो अगर देखा जाए तो कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली, सबसे महान सम्राट अगर था तो वो कनिष्क था। और कनिष्क ने भारत में व्यापार और आर्थिक रूप से भी भारत को बहुत मजबूत करने का काम किया। तो अब हम लोग उसका आर्थिक जीवन देखते हैं। कुषाण वंश के समय भारत में आर्थिक जीवन क्या था। कुषाण कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत यहाँ इनका रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जो कि रेशम मार्ग चीन से रोम तक जाता था। चूँकि चीन को भी कुषाणों ने, कनिष्क ने कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, तो चीन से रोम तक जाने वाला जो समुद्री मार्ग था उसे सिल्क रूट या सिल्क मार्ग भी कहा गया, रेशम मार्ग भी कहा गया। इसी रास्ते से रोम भारत से मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन एवं इत्र आदि खरीदता था, आयात करता था। बदले में भारत को अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण मिलता था। मतलब भारत में से इन सब चीज़ों को खरीदा जाता था और बदले में सोना मिलता था, और अत्यधिक मात्रा में सोना मिलता था, जो भारत की समृद्धि का एक प्रमुख कारण था। रोम भारत से विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च करता था। यानी उस समय अगर मुद्रा को समझ लें तो 10 करोड़ मुद्राएं या 10 करोड़ सोने के सिक्के या 10 करोड़ के सोने खरीदता था, भारत को देता था अपने विलासिता के सामान मंगाने के बदले में। यानी उसकी राशि जो थी वो 10 करोड़ सेस्टर थी, जो पूरे साल भर में वो खर्च करता था। रोमन युवतियाँ भी भारतीय मलमल की दीवानी थीं।
कुषाणों ने भारत में अत्यधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। चूँकि सोने की कोई कमी नहीं थी और सोना हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में आने लगा और था, तो कुषाणों ने सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के भारत में चलाएं। धार्मिक जीवन, कनिष्क चूँकि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक की तरह उसने भी एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। उसके समय ही कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव बढ़ गया। अब चूँकि इसके पहले, कनिष्क के पहले बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन कनिष्क के समय बुद्ध की मूर्ति बनने लगी और बुद्ध की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन इसके दरबार की शोभा थे। यानी जो हम लोगों ने अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन जो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, इनके कनिष्क के दरबार की शोभा पाते थे। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित, वसुमित्र ने महाविभास व नागार्जुन ने मध्यमिका सूत्र लिखे। यानी इन लोगों ने जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे, संस्कृत में अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, वसुमित्र ने महाविभास लिखा, नागार्जुन ने मध्यमिका स्तोत्र लिखा। चिकित्सक चरक, जो हम लोग चरक संहिता, आयुर्वेद के जनक जिसको माना जाता है, चरक ने भी वो भी कुषाण के ही दरबार के चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ये हम लोग सभी जानते हैं। आज के आयुर्वेद में चरक संहिता का कितना महत्व है। तो चरक भी कुषाण के ही, कनिष्क के ही दरबार में थे। उसके बाद आता है कला एवं स्थापत्य। कुषाण काल में बौद्ध कला की अत्यधिक प्रगति हुई। अनेक स्तूप एवं विहारों का निर्माण कराया गया। कनिष्क ने कला की गंधार शैली एवं मथुरा शैली को प्रोत्साहन दिया। हम लोग गंधार शैली के बारे में पढ़ चुके थे कि हिंद यूनानी शासकों ने ही गंधार शैली को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। हिंद यूनानी शासकों को मिलाकर गांधार शैली जो बनी, वो कला शैली जो बनी, वो इसका उदाहरण देती है हिंद यूनानी शासकों का। तो इस कला शैली को, मथुरा कला शैली और हिंद यूनानी जो गांधार शैली थी, इसको कनिष्क ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मथुरा शैली का एक सुंदर उदाहरण है एक सिर विहीन मूर्ति जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुई है। तो वो सिर विहीन प्रतिमा का क्या विशेषता है? कनिष्क घुटने तक कोट पहना हुआ है। उस सिर विहीन प्रतिमा में कनिष्क जो है वो घुटने तक कोट पहना हुआ है, पैरों में जूते हैं, हाथ में गदा, दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में तलवार है। पाषाण निर्मित इस मूर्ति में मानव शरीर का यथार्थ चित्रण किया गया। यानी एक मानव शरीर उस समय किस प्रकार का था उसके बारे में यथार्थ चित्रण किया गया है, बताया गया है कि किस तरह की वो मूर्ति थी। तो इसको देखकर लगता है कि एक जीवित प्रतिमा, एक जीवित रूप में कैसे मनुष्य के को प्रतिमा कला शैली थी कि कोट पहना हुआ है, वो पैरों में जूते हैं, यानी उस समय जूते का प्रचलन हो गया था, दाएं हाथ और में गदा है और बाएं हाथ में तलवार है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो गांधार कला शैली में आती थी और जिसको इन लोगों ने, कनिष्क ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया। तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।